गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको डाइपोल्स के कुछ डेरिवेशंस बताने जा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में भी मैंने डेरिवेशंस आपको कराए थे, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस अभी बाकी है। तो आज मैं फिर से आपको डाइपोल्स के डेरिवेशंस कराने जा रहा हूँ। तो पिछले एपिसोड्स में मैंने क्या क्या किया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिराइव किया था। इन डाउन पोजिशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन एंड ऑब्लिक पोजिशंस के लिए डेरिवेशंस करे थे। और ऑब्लिक पोजीशन शॉर्ट डाइपोल्स के लिए किया गया था। उसमें आपको ये बताया गया कुछ डेरिवेशन को आसानी से करने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होता है। सो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करके सिखाया आपको। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए आपको फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड्स अपडेट कर लेने चाहिए। आई होप आपने वैसा किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो फिर से कर लीजिएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन फेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चंस या डेरिवेशंस होते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए उसको जानना ज़रूरी है। सो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ इंटरैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा टॉपिक होगा। देखिए इसमें डेरिवेशंस कैसे होते हैं। इंटरैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क acting on an electric dipole placed in a uniform electric field। प्यारे बच्चों, ये फार्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक कपल मोमेंट अप्लाई होता है। कपल मोमेंट को टॉर्क भी बोलते हैं, टॉर्क वेक्टर टाउ, जिसका फार्मूला डिराइव करने पर आता है P क्रॉस E, where P vector is electric dipole moment vector and E is intensity of uniform electric field। जब बोथ साइड का मॉडुलस लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ टाउ वेक्टर मिलता है P sin थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। तो मैं आज इसका डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ, उसको वॉच करो। इस फिगर में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी लाइंस पैरेलल होती हैं, आई मीन सेम डायरेक्शन में होती हैं एंड इक्वी स्पेस्ड होती हैं। स्पेसिंग यूनिफॉर्म होता है। सो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट एंड द स्पेस इज फ्री स्पेस। आई मीन एयर और वैक्यूम में इस डाइपोल को इंक्लाइन पोजीशन में रखा हुआ है। माइनस क्यू प्लस क्यू ज्वाइन करने पर पी वेक्टर मिलता है। सो बच्चों, पी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर ऐसा दिखाया हुआ है। सिस्टम ये डाइपोल है। इस डाइपोल के ऊपर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक कपल मोमेंट डेवलप होगा, आई मीन टॉर्क। वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कैसे होगा। जैसा कि आप पहले से जानते हो कि प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है क्यूई फोर्स, और माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स लगता है क्यूई। बच्चों, डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड क्यूई होगा। ग्रेविटी फ्रिक्शन यहाँ पे इग्नोर मानते हैं। सिस्टम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेना होगा। सो मैकेनिक्स की लैंग्वेज में इस सिस्टम पे लगने वाले बाहर से जो फोर्स हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट, क्यूई राइटवर्ड एंड क्यूई लेफ्टवर्ड। तो प्यारे बच्चों, मैकेनिक्स में आपको ये पढ़ाया गया किसी सिस्टम या बॉडी पर अगर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई होते हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेपरेटेड होता है, आई मीन कोइंसिडेंट नहीं होता। जैसे इस वाले क्यूई का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से पास करेगा, इस वाले क्यूई का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से पास करेगा,
तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल डी, इस ट्रायंगल में देख के लगता होगा कि स्मॉल डी की वैल्यू बच्चों आएगी 12 sin थीटा, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज 12 and this one is theta and this is 90, so this distance comes out how much, 12 sin theta। तो इस तरह के जो पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं कहते हैं कि ये कपल फॉर्म करते हैं, और जब ये कपल फॉर्म करते हैं इस कपल का मोमेंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है F इंटू डी। एफ का मतलब किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और डी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड दैट इज 12 sin थीटा। सो प्यारे बच्चों, कपल मोमेंट का मैग्नीट्यूड मैं लिखने जा रहा हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ कपल मोमेंट acting on the given dipole due to the uniform electric field C equals tau equals F into D, and F is QE and D is 12 sin theta। डायग्राम में आपको दिखाया, इसको रीअरेंज करो, Q इंटू 12 को एक साथ ले लो इंटू E sin theta, and you already know that Q into 12 is nothing but magnitude of electric dipole moment P, so modulus of couple moment comes out P sin theta। प्यारे बच्चों, जब इसको वेक्टर नोटेशन में राइट करा जाता है तो सी वेक्टर इक्वल्स टाउ वेक्टर इक्वल्स पी क्रॉस ई फॉर्मूला बनता है, और जब मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा तो फिर से पी साइन थीटा अचीव हो जाएगा। सो कपल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है पी क्रॉस ई। आई मीन कपल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो पी क्रॉस ई के डायरेक्शन के पैरेलल होगा। वेक्टर अलजेब्रा में मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना सिखाया। Where theta is the angle between P vector and E vector, as that per the right hand rule, screw rule, the sense of rotation will be clockwise। राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे लोगे, यहाँ पे देखो बच्चों, ये P vector is shown by red color inclined upward and rightward, this is E vector। इन दोनों के बीच में ये स्मॉलर एंगल हुआ, तो P क्रॉस E का डायरेक्शन निकालना सिखाया हूँ। वेक्टर P से मूव करो और वेक्टर E पे आके टर्मिनेट करो, और P से चल के E की तरफ आओगे तो क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। बच्चों फिर से देखो, पहले आप P क्रॉस E लिखे हो तो P को पहले सेलेक्ट करो, आप P से क्लॉकवाइज चलो, वेक्टर E पे आके रुक जाओ, स्मॉलर एंगल घूमो, तो P से चल के E पर आने के लिए तुमको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। यानी कि P क्रॉस E का डायरेक्शन तो अभी मैं समझा दे रहा हूँ। P क्रॉस E की वजह से इस पे जो सेंस ऑफ रोटेशन डेवलप होगा वो क्लॉकवाइज होगा। प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज को कहते हैं सेंस ऑफ रोटेशन। आई मीन ये रोटेट होने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज राइट हैंड में एक स्क्रू ड्राइवर होल्ड कर लो और स्क्रू ड्राइवर को इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर रख के क्लॉकवाइज घुमाओ, स्क्रू टाइट होगा, स्क्रू टाइट होगा तो इस पेपर के प्लेन पर स्क्रू इनवर्ट जाएगा। क्लॉकवाइज स्क्रू ड्राइवर टाइट करो, इमेजिन करो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर राइट हैंड से पकड़े हो और क्लॉकवाइज घुमा घुमा के स्क्रू टाइट कर रहे हो। तो जब क्लॉकवाइज घुमा के स्क्रू टाइट करोगे बच्चों, स्क्रू इन्वर्ट जाएगा। इन्वर्ट जाएगा यानी कि P क्रॉस E का डायरेक्शन इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। और क्लॉकवाइज क्या होगा, इस डाइपोल का सेंस ऑफ रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। As per the right hand screw rule, the sense of rotation will be clockwise। प्यारे बच्चों, अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम ले ली जाए तो इस पे लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम आएगा, एंड दैट वुड बी P into E। सो P equals tau max over E, is it?
and if E equals 1 Newton per coulomb, then P equals tau max coulomb meter। प्यारे बच्चों, इस कंडीशन से जो दो लाइन में कंडीशन बताई गई है, इसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन बनाते हैं, जो कि एक सेकंड डेफिनेशन होता है बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। तो सेकंड डेफिनेशन यहाँ कैसे डेवलप होगा? द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द टॉर्क acting on the dipole placed perpendicular to the direction of a uniform electric field of intensity 1 Newton per coulomb। जो आपने कंडीशन दो लाइन में यहाँ पे बनाई है, उसी को वर्ड्स में लिख दोगे तो ये डेफिनेशन ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से इसको समझ भी लो और डेफिनेशन को लर्न भी कर लो। However, a dipole is placed in a non-uniform electric field. It experiences a net force in addition to a torque। बच्चों, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता, इसका मतलब ये जो लाइंस होती कर्विलीनियर होती, तो कर्विलीनियर या तो डाइवर्जिंग होती या तो कन्वर्जिंग होती। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो ये जो राइटवर्ड फोर्स है, से ये QE1 होता, ये QE2 होता, इनका डायरेक्शन भी कुछ डिफरेंट टाइप का होता, मैग्नीट्यूड अलग अलग होता, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं आता। तो फिलहाल टॉर्क तो कुछ ना कुछ लगता ही, और नेट फोर्स भी जीरो नहीं होता। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्यू और क्यू दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो। हमें नेट फोर्स तो हमेशा जीरो आएगा, लेकिन नेट टॉर्क हमेशा जीरो नहीं आएगा। जब ये थीटा की वैल्यू जीरो होएगी, थीटा जीरो होने पर ये दोनों अपोजिट होंगे, लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर जाएगा तो 12 साइन थीटा जीरो हो जाएगा, और इस पे लगने वाला जो टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कभी कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पे टॉर्क जीरो हो सकता है। फार्मूला बता रहा है कि जब थीटा जीरो होगा तो टॉर्क जीरो होगा, जब थीटा 180 होगा तब भी टॉर्क जीरो होगा। इन अदर केसेस टॉर्क जीरो नहीं होगा, लेकिन नेट फोर्स तो जीरो हमेशा होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया, वही सिखाया जा रहा है आपको कि डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स इन एडिशन टू अ टॉर्क। हमें उस पर टॉर्क भी लगेगा और नेट फोर्स भी लगेगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और आपका सेकंड केस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, ये फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। U इक्वल्स माइनस पी डॉट ई इक्वल्स माइनस पी कॉस थीटा, where theta is angle between p vector and e vector। तो बच्चों, ये इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको। इस डायग्राम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करा हुआ है। एक इंक्लाइन एक्सिस वाला डाइपोल रखा हुआ है, p वेक्टर माइनस Q2 प्लस Q मीन अपवर्ड, shown by red color, and the angle between p vector and e vector is theta, and length of the dipole is 2l। सो डिराइव करने पर इस डाइपोल का इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा माइनस पी डॉट ई, दैट इज माइनस पी कॉस थीटा। कैसे मिलेगा देखो, दिखाता हूँ। सी द बिलो फिगर। बच्चों, आपको ये मैं सिखाया हूँ
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस पर जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. नाउ सपोज shown by red color perpendicular to electric field, this is planar equipotential surface at every point of which potential remains same equal to V2 say, and this is another equipotential surface planar perpendicular to uniform electric field at every point of which the potential becomes V1. इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V1 होगा, तो माइनस क्यू की जगह पे भी पोटेंशियल V1 होगा. इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V2 होगा, तो प्लस क्यू की जगह पे भी पोटेंशियल V2 होगा. बच्चों, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पोटेंशियल चेंज होता है. बहुत पहले सिखाया हूँ कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है. आई मीन अगर मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करूँ तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है. सो V1 शुड बी ग्रेटर दैन V2. वंस मोर, V1 शुड बी ग्रेटर दैन V2. पोटेंशियल अलग अलग होगा और ये पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा. तो बच्चों, सिस्टम मैंने डाइपोल को लिया है. डाइपोल का लेंथ 12 है और यह एंगल थीटा है, तब असली करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा. कि जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसका जो बेस होगा ऑब्वियसली दैट शुड बी 12 cos थीटा. सोचो, D equals 12 cos theta and D is perpendicular distance between two planar equipotential surfaces and D equals 12 cos theta. Got it? सो प्यारे बच्चों, दोनों डाइपोल के जो दोनों चार्ज हैं उनकी टोटल इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख होगी. सिंगल पॉइंट चार्ज का इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पड़ा Q इंटू वी, बट Q को विद प्रॉपर साइन, V को भी विद प्रॉपर साइन पुट किया जाता है. सो प्यारे बच्चों, जो नेगेटिव चार्ज है उस अकेले की इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस Q इंटू V1, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल V1 है. और जो पॉजिटिव चार्ज है उस अकेले की इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस Q इंटू V2, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है V2. माइनस Q को कॉमन ले लो to get to within bracket V1 minus V2. Now using the relation in equation number 1. प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने एक रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है. जब मैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया था तो मैंने डेरिवेशन दिया था. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, magnitude of potential difference between two points, in other words magnitude of potential difference between two equipotential surfaces, becomes equal to E into D, where E is magnitude of uniform electric field and D is perpendicular distance between two planar equipotential surfaces. बच्चों, ये दो प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो दिखाए गए हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस D की वैल्यू 12 cos थीटा मैं यहाँ पे ला के रख दूंगा, तो V1 माइनस V2 की वैल्यू आएगी. सो V1 माइनस V2 इक्वल्स E इंटू डी एंड D इज रिप्लेस बाय 12 cos थीटा. बच्चों, ये सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करता है, अदरवाइज ये फार्मूला काम नहीं करता. ओरिजिनल फार्मूला होता है E इक्वल्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, पहले बताया हुआ. तो ये फार्मूला वर्क करेगा. यहाँ से V1 माइनस V2 की वैल्यू कॉपी कर लो, उसको ला के यहाँ पे पुट कर डालो.
किया? इसमें से Q इंटू 12 को ग्रुप कर दो। And Q into 12 is magnitude of electric dipole moment P. So this becomes minus P cos theta. I mean U equals minus P cos theta. बच्चों P cos theta को डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखोगे? P डॉट E। बच्चों मैं डॉट क्यों लेना चाहता हूँ? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको डॉट मेथड से डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ी देर पहले आपको कपल मोमेंट बताया गया। कपल मोमेंट वेक्टर होता है, इसलिए वहाँ पे क्रॉस यूज हुआ था, और ये डॉट मेथड से डिफाइन ऐसे किया जा सकता है। पी डॉट ई को ओपन करने पर पी कॉस थीटा आता है। आई मीन वी हैव टू फार्मूलाज फॉर यू, माइनस पी कॉस थीटा और माइनस पी डॉट ई, hence proved. Now your next case is work done in rotating an electric dipole in a uniform electric field from theta equals theta 1 to theta equals theta 2 position. डिराइव करने पर फॉर्मूला आएगा डेल्टा W12 इक्वल्स P इंटू ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अभी मैं इसका डेरिवेशन आपको समझाने जा रहा हूँ। सो बच्चों ये डाइपोल की इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन में जो P वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा 1 बना रहा है। सपोज मैं एजेंट हूँ, एक्सटर्नल एजेंट, इसको वेरी स्लोली एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। वेरी स्लोली एंटी क्लॉकवाइज मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। मैं एजेंट हूँ, उसको ला के इस ओरिएंटेशन में छोड़ा। यहाँ पे ग्रेविटी जीरो माना गया है, फ्रिक्शन जीरो माना गया है। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में मैं कितना वर्क करूँगा उसका डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ। बच्चों फाइनल पोजीशन में जो इसका पी वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ बिगर एंगल थीटा 2 फॉर्म कर रहा है, और इनिशियल पोजीशन में थीटा 1 फॉर्म कर रहा था। इसको वेरी स्लोली रोटेट करने में जो मैं वर्क करूँगा वो इस फार्मूले से गवर्न होगा। लेकिन ये फार्मूला कैसे आता है इसका डेरिवेशन देखो। According to the work energy theorem, work done in rotating an electric dipole in a uniform electric field from theta equals theta 1 to theta equals theta 2 position very slowly in the absence of gravity and friction. Delta W12 equals delta U plus delta K. बच्चों फार्मूला कैसे बनता है वर्क एनर्जी थ्योरम में चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, अभी ब्रीफ में काम चला दे रहा हूँ। कोई भी एजेंट सिस्टम होने के बाहर खड़े होकर सिस्टम पे जो भी फोर्स लगाता है, जो भी टॉर्क लगाता है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आता है, और वो जो वर्क करता है वो एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क की कैटेगरी में आता है। इस प्रकार से जो एजेंट वर्क करेगा तो उससे सिस्टम में क्या क्या चेंज होगा। एजेंट के द्वारा बाहर से खड़े होकर किया गया वर्क सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा, सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, और अगर सिस्टम पे फ्रिक्शन लग रहा है, इंटरनल या एक्सटर्नल फ्रिक्शन लग रहा है, तो हीट भी पैदा होगी। लेकिन बच्चों मैंने यहाँ पे ग्रेविटी फ्रिक्शन को जीरो माना है, तो हीट तो पैदा होगी नहीं, लेकिन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है,
and summation of these two expressions must be equal to total work done by external agent। थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया हूँ, बहुत बेहतर समझने के लिए मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा तो समझ आएगा। बच्चों यहाँ पे एक और कंडीशन ली गई है, वेरी स्लो रोटेशन। जब वेरी स्लो रोटेशन कराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। यहाँ पे रख दिया जीरो, यहाँ रीजन लिख दिया, लेकिन डेल्टा यू तो जीरो नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे डाइपोल का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। डेल्टा यू इज व्हाट, u2 माइनस u1, दैट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल। थोड़ी देर पहले आपने u का फॉर्मूला पढ़ा है, तो u2 की वैल्यू आती है माइनस पी कॉस थीटा 2 और u1 की वैल्यू आती है माइनस पी कॉस थीटा 1। तो प्यारे बच्चे इनकी वैल्यू मैंने पुट कर दिया और p ले लिया कॉमन, गिविंग यू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। So this is work done by external agent in rotating an electric dipole very slowly from theta 1 to theta 2 in the absence of gravity and friction। डिराइव हो गया। तो बच्चों ये वर्क एनर्जी थ्योरम से फॉर्मूला डेवलप हुआ है। नेक्स्ट केस देखिए, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू शॉर्ट डाइपोल्स। बच्चों मैंने यहाँ पे हेडलाइन में टू शॉर्ट डाइपोल्स लिखा है, बिग डाइपोल नहीं लिखा है, क्योंकि बिग डाइपोल वाला जो फार्मूला है वो बहुत लेंदी है, उसका डेरिवेशन भी बहुत टिपिकल है या मतलब लेंदी है, तो उस पर कोई क्वेश्चन ना बोर्ड में पूछते हैं ना कंपटीशन में पूछते हैं, तो उसको इग्नोर किया जाएगा। इसमें अजम्पशन है कि दोनों डाइपोल बहुत छोटे छोटे हैं, उनका लेंथ उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के कंपैरिजन में 100 गुना से भी छोटा होगा, उसको शॉर्ट डाइपोल माना जाएगा। तो इसको डिराइव करने पर बच्चों ये फार्मूला आता है, -1/4πε0 2p1 p2 cos थीटा बाई r क्यूब। बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होता है, इसको डॉट मेथड से डिनोट कर सकता हूँ, -1/4πε0 2p1 डॉट p2 अपॉन r क्यूब, where theta is the angle between p1 vector and p2 vector, r distance between their centers, center to center distance। Now see the below figure for the reference। माना कि p1 वेक्टर हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड है और p2 वेक्टर इंक्लाइंड अपवर्ड है। p2 का जो सेंटर है और p1 का जो सेंटर है उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया और p2 के सेंटर पे एक एरो मार्क किया, shown by green color। Now we can define this as position vector of center of second dipole with respect to center of first dipole denoted by r vector। बच्चों इस लाइन को प्रोड्यूस कर दो, p1 एक्सिस को प्रोड्यूस कर दो, माना कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यह एंगल थीटा बन रहा है। इस डेरिवेशन में जरूरी क्या है बच्चों कि p2 वेक्टर मस्ट बी exactly oriented in the direction of position vector r। p2 वेक्टर और r वेक्टर एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए, तभी ऊपर वाला फार्मूला काम करेगा। तो डायग्राम में मैंने p2 और r को पैरेलल दिखाया है। याद रखना कि पोजीशन वेक्टर r क्या था, सेकेंड डाइपोल के सेंटर का पोजीशन वेक्टर था, तभी ये फार्मूला आता है। बच्चे फार्मूले लर्न कर लो, कॉम्पिटिशन्स में फार्मूला काम करेगा। डेरिवेशन कॉन्फिडेंस के लिए सीखना पड़ता है, बिना डेरिवेशन जाने कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता।
फिजिक्स में बहुत डर लगता है, इसलिए डेरिवेशन में सिखा रहा हूँ, और डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 2। मैं इस बुक का राइटर प्रिपेयर कर रहा हूँ और बहुत जल्दी ये बुक पब्लिश हो जाएगी, और जब पब्लिश हो जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, तो फिर आप इसको ऑर्डर या परचेज कर सकते हो, अपने टेबल पर रिवीजन के लिए रख सकते हो, फिर मेरी बुक से ये सारे डेरिवेशन से एंजॉय कर सकते हो। मैं डायग्राम समझा रहा हूँ, मैं कैसे डिराइव करूँगा। माना कि सेकेंड डाइपोल बहुत छोटा है, लेकिन मैं थोड़ा इसमें बढ़ा के लेंथ दिखा रहा हूँ। डेरिवेशन देना है तो थोड़ा इसको बड़ा बना रहा हूँ, बट एजम्पशन के मुताबिक ये बहुत छोटा है। इसका टोटल लेंथ 12 ले रहा हूँ, 12 2, एंड हाफ लेंथ L2, हाफ लेंथ L2। जैसे नेगेटिव चार्ज से माइनस Q2, पॉजिटिव चार्ज से प्लस Q2, and this is P2 vector in upward direction। प्यारे बच्चों, सेकेंड डाइपोल यहाँ पे क्या है, इन दोनों डाइपोल के अलावा पूरे यूनिवर्स में और कोई दूसरा चार्ज नहीं है और दूसरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। माना जाएगा कि सिस्टम आइसोलेटेड है, पूरे यूनिवर्स में केवल दो ही डाइपोल हैं, P1 एंड P2। तो बच्चों, इन दोनों चार्ज के पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो वो फर्स्ट डाइपोल की वजह से होगा। तो फर्स्ट डाइपोल P1 की वजह से -Q2 की पोजीशन पर पोटेंशियल का सिंबल मैंने V1 माइनस डिफाइन किया, प्लस Q2 की जगह पे P1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V1 प्लस सिंबल डिफाइन किया। बच्चों, अगर फार्मूले से ये दोनों पोटेंशियल निकाल लूँ तो मैं इसकी इंटरैक्शन U लिख डालूंगा और इसका भी इंटरैक्शन U लिख डालूंगा और दोनों को सम कर दूंगा, तो सेकेंड डाइपोल का इंटरैक्शन U मिलेगा। तुम देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट डाइपोल के लिए ऑब्लिक पोजीशन है, और ये जो पॉइंट है वो भी फर्स्ट डाइपोल के लिए ऑब्लिक पोजीशन है, मगर दोनों के लिए थीटा की वैल्यू सेम आएगी। -Q2 से P1 के सेंटर का जो डिस्टेंस आएगा बच्चों, वो R-L2 आएगा। बच्चों, जो R डिस्टेंस होगा वो इस सेंटर तक होगा, R-L2 करोगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा, और R+L2 करोगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा। देखो बच्चों, R यहीं तक है, L2 को सम कर दोगे तो ये वाला डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। इज इट? जो डाइपोल मोमेंट P2 होगा दैट विल बी Q2 इंटू 2L2। समझते होगे? शॉर्ट डाइपोल है तो ये कंडीशन वैलिड मानी जाएगी, R इज मच ग्रेटर दैन L2 मानी जाएगी। अब देखो, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। U interaction for the second dipole in the electric field of first dipole। फर्स्ट डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में सेकेंड डाइपोल का इंटरैक्शन जो डिराइव करने जा रहा हूँ, तो देखो कैसे बनता है फॉर्मूला। U interaction for the second dipole in the electric field of first dipole -Q2 into V1 minus and plus Q2 into V1 plus। बच्चों, -Q2 रिपीट किया, ऑब्लिक पोजीशन में V1 माइनस का फॉर्मूला लिख डाला,
दिस इज ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल P1। तो पिछले एपिसोड में डेरिवेशन दिया था ऑब्लिक पोजीशन का 1/4πε0 P cos थीटा बाई R स्क्वायर। इट शुड बी P1 cos थीटा। बच्चों R की जगह प्यार माइनस L2 का स्क्वायर होगा, डायग्राम में समझा चुका हूँ। फिर प्लस Q2 रिपीट करो, V1 प्लस का फॉर्मूला लिख डालो 1/4πε0 P1 cos थीटा अपान R प्लस L2 का स्क्वायर। बच्चों डायग्राम में ये डिस्टेंस मैं समझा चुका हूँ। अब इन दोनों से कुछ कॉमन आएगा, कॉमन ले लो, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में समराइज करो। तो प्यारे बच्चों ब्रैकेट से कॉमन आएगा 1/4πε0 P1 Q2 cos थीटा कॉमन आएगा। फिर ये दो टर्म अंदर बचेंगे। फिर इसको 1 में मल्टीप्लाई करो, इसको 1 में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को सॉल्व करो, चेक कर लेना ऊपर इतना बचता है -4R L2 बचता है, और मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर में इतना LCM आता है। इसको रिपीट कर डालो, इस माइनस को ले लो बाहर, 4 को यहाँ पे 2 लिख डालो, फिर यहाँ 2L2 लिख डालो, इंटू Q2 कर दो, cos थीटा लिख दो, ऊपर R बचेगा, नीचे रिपीट करो। तुम्हें पता है इसको हम लोग P2 कहते हैं। नाउ दिस बिकम्स 1/4πε0 with negative sign 2P1 P2 cos theta multiplied by this। प्यारे बच्चों मैंने लिमिटेशन समझाया है कि L2 इज मच लेस देन R। ये कंडीशन समझाया हूँ। इसके कंपैरिजन में इसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है, आई मीन 0 माना जा सकता है। तो नीचे आएगा R पावर 4, उसको R से कट करो, R पावर 4 को R से कट करो, नीचे R क्यूब आएगा। समराइज कर डालो, यू इंटरैक्शन का फॉर्मूला आ गया। इस न्यूमरेटर को 2P1 डॉट P2 भी लिख सकती हो, where theta is angle between P1 vector and P2 vector and R is distance between the center since proved। देखा कितनी आसानी से डिराइव हो गया। बच्चों में ये समझाना चाहता हूँ कि ये 3 क्वेश्चन का एक ही जवाब होता है। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे जिनका एक ही आंसर आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस ओरिएंटेशन में दो डाइपोल रख दिए जाए ताकि P1 P2 के बीच में एंगल थीटा हो जाए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R हो जाए, तो अगर P2 का इंटरैक्शन यू पूछेगा तो यही आंसर होगा। अगर P1 का इंटरैक्शन यू पूछेगा तो भी यही आंसर होगा। और दोनों का कंबाइंड या दोनों के सिस्टम का कंबाइंड इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो भी यही आंसर होगा। ऐसी लॉजिक पहले भी दे चुका हूँ। यहाँ पे 3 क्वेश्चन का सिंगल आंसर होता है, अलग अलग नहीं होता, सेम आंसर होता है। क्वेश्चन 3 होते हैं, आंसर सेम होता है, इसको याद रखो। इसके बाद आपको नेक्स्ट डेरिवेशन सिखाना है। इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन टू सॉ डाइपोल्स। अगल बगल दो डाइपोल रखे हुए हैं, सॉ डाइपोल, तो उनके बीच में कुछ इंटरैक्शन फोर्स होता है। इसका नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इस इंटरैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है 1/4πε0 2P1 P2 अपान R पावर 4 अंडर रूट
1 + 8 cos square theta, where theta is angle between P1 vector and P2 vector। बच्चों मैं इसका डेरिवेशन देने जा रहा हूँ, आप उसको सीरियसली वॉच करना, देखो कैसे डिराइव होता है। R is distance between the centers and phi equals tan inverse 1/3 tan theta। पहले मैं फार्मूला आपको समझा दूं। बच्चों पिछले डायग्राम की तरह ये P1 वेक्टर है और ये P2 वेक्टर है, and P2 vector is parallel to position vector R, center to center distance is R। बच्चों मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि इस P1 की वजह से इस P2 पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, वो इंक्लाइन डाउनवर्ड आता है। अभी डेरिवेशन में समझ आएगा। P2 पे लगने वाला फोर्स इंक्लाइन डाउनवर्ड आता है, नेचर कंजर्वेटिव होता है, इसलिए मैंने FC सिंबल यहाँ दिया है। और ये जो क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है पोजीशन वेक्टर के साथ, ये एंगल फाई आता है। डिराइव करने पर फाई का ये फॉर्मूला आता है, tan इनवर्स 1/3 tan थीटा, where theta is angle between P1 vector and P2 vector। बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हो कि दो बॉडी के बीच में जो फोर्स होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बोलती हो। तो अगर ये फोर्स P1 ने लगाया P2 के ऊपर, तो ठीक अपोजिट उतना ही फोर्स P2 लगाएगा P1 के ऊपर, और इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए वेक्टर में इसको माइनस FC लिखते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ से गवर्न होगा इक्वल एंड अपोजिट। तो डेरिवेशन तो मैं केवल इसका दूंगा और ये न्यूटन थर्ड लॉ से डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। इसको डिराइव करना इजी होता है, ये फिजिक्स का रूल है बच्चों कि अगर कोई क्वांटिटी इजी मेथड से डिराइव हो जाए तो उसी को फॉलो करो। इसको डिराइव करना लेंदी होगा, इसको डिराइव करना काफ़ी आसान होगा। तो डेरिवेशन तो इसी का करूँगा और न्यूटन थर्ड लॉ से इसको इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्टली दिखा दूंगा, वो होता ही होता है। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे डिफाइन होता है। डेरिवेशन देखो, we know the interaction potential energy of the second dipole in the electric field of the first dipole, U interaction equals -1/4 pi epsilon naught 2 P1 P2 cos theta upon R cube। प्यारे बच्चों फॉर अ गिवन डाइपोल्स P1 कांस्टेंट है, P2 कांस्टेंट है, 1/4 pi epsilon naught कांस्टेंट है, बट उनके सेंट्रल डिस्टेंस बदलते जा सकते हैं। दोनों डाइपोल का ओरिएंटेशन बदला जा सकता है, मतलब R और थीटा को वेरिएबल मान होगी। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैथ की लैंग्वेज में फंक्शन ऑफ R एंड थीटा बोला जाए। दिस इज फंक्शन ऑफ R एंड थीटा। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हुए, तो पोलर कोऑर्डिनेट में पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना सिखाया हूँ, वही फार्मूला आज मैं फिर से इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। बच्चों पहले मैं डायग्राम आपको समझा दूं। ये आपका सेकंड डाइपोल P2, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, डिनोटेड बाय P2। सो बच्चों इस डायग्राम को समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ इस डायग्राम में क्या हो रहा है। ये आपका P2 है सेकंड डाइपोल, ये उसका नेगेटिव चार्ज, ये उसका पॉजिटिव चार्ज, और ये P2 वेक्टर, और उस सेकंड डाइपोल के सेंटर का फर्स्ट डाइपोल के सेंटर के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर है, shown by green color, this is R vector,
तो अब मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ, कुछ चीज़ और समझ लो। ये एंगल थीटा दिखाया हूँ, इसको रेफरेंस लाइन मान लो। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको ये सिखा रखा है कि दो यूनिट वेक्टर होते हैं, एक रेडियली आउटवर्ड्स होता है, आई मीन वेक्टर आर के पैरेलल होता है, रेडियली आउटवर्ड्स डिनोटेड बाय आर कैप, और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री बनाता हुआ, फिर से समझो, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री बनाता हुआ एक और यूनिट वेक्टर है, उसको लिखते हैं थीटा कैप। ये दो यूनिट वेक्टर मैंने दिखा दिया, P2 समझा दिया, पोजीशन वेक्टर समझा दिया, P1 वेक्टर हॉरिजॉन्टल, थीटा इज एंगल बिटवीन P1 एंड P2। अब इस फोर्स का डेरिवेशन देने जा रहा हूँ। याद रखो मैं सिस्टम अभी P2 को मान के चल रहा हूँ। मैकेनिक्स की लैंग्वेज में सिस्टम लेना पड़ता है। सिस्टम है P2, उस पे लगने वाला कंजर्वेटिव फोर्स Fc कैसे डिराइव होगा, देखो कैसे डिराइव होगा। बच्चों वर्क एनर्जी के चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम in conservative field is defined as anti-gradient of interaction potential energy, is defined as anti-gradient of interaction potential energy of the system। बच्चों सिस्टम P2 को ले आओ, ये P2 पे लगने वाला फोर्स है और ये P2 का इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैं आपको ये पहले पढ़ा चुका हूँ कि ग्रेडियंट U को कैसे लिखते हैं। ग्रेडियंट को डेल ऑपरेटर से डिफाइन करते हैं। सो ग्रेडियंट ऑफ U को डेल U लिखते हैं, और डेल ऑपरेटर को पोलर कोऑर्डिनेट में ऐसे दो टर्म में लिखना सिखाया हूँ। आई मीन माइनस डेल यू को लिखोगे माइनस डेल यू बाई डेल आर इंटू आर कैप 1/r इंटू डेल यू बाई डेल थीटा इंटू ई थीटा कैप। ये सब पहले पढ़ाया जा चुका है बच्चों। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे होंगे उनको सजेशन है सबसे पहले फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड सबसे अपडेट कर लें, वहाँ ये मिल जाएगा उनको। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स के जितने एपिसोड शुरू से पढ़ाया हो सारे एपिसोड सीक्वेंस में पढ़ें, ऑर्डर बदल के ना पढ़ें, जिस सीक्वेंस में अपलोड हुआ है उसी सीक्वेंस में पढ़ें, तब इस वाले वीडियो को देखना शुरू करें, तभी समझ आएगा। नहीं बीच में पढ़ोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर कहोगे दिमागवा भन्नाने लगता है। तो दिमागवा ऐसे ही भन्नाता है क्योंकि तुम नॉन सिस्टमेटिक पढ़ाई करती हो। तो बच्चों सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो फिजिक्स आसान लगेगा, नहीं तो बहुत परेशान रहोगे। तो मेरा पढ़ाया हुआ डेल यू को ऐसे लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब डेल यू बाय डेल आर में निकालूंगा, फिर 1/r इंटू डेल यू बाय डेल थीटा अलग से निकालूंगा, दोनों को निकाल के ला के रख दूंगा। से इक्वेशन नंबर 1, डेल यू बाय डेल आर दैट इज डेल बाय डेल आर ऑफ यू डिराइव कर चुका हूँ, उसकी वैल्यू ब्रैकेट में ला के रख दो। प्यारे बच्चों ये पार्शियल डिफ्रेंसिएशन होता है। इसका रूल होता है कि जब आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो थीटा को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, ये भी कांस्टेंट हो गया, पूरे कांस्टेंट को ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, देखो निकाल लिया। फिर डेल बाय डेल आर के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर पावर -3 बचेगा। फिर टोटल डिफरेंशियल के जो रटे हुए फार्मूले हैं उस फार्मूले से इसको सॉल्व कर लो। आई मीन एक्स पावर इन का फार्मूला लगा दो, तो tan इंटू एक्स पावर इन -1। देखो 10 का मतलब हुआ -3, यहाँ 3 लिख डाला और माइनस इस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस बना डाला, पूरे कांस्टेंट को लिख डाला। फिर एक्स पावर इन -1
आई मीन r पावर -3 -1, r पावर -3 -1 दैट इज -4। फिर 3 को 2 में मल्टीप्लाई कर डाला, सो दिस बिकम्स 6p1 p2 cos थीटा ओवर r पावर 4। से इक्वेशन नंबर 2 इज इट। सो प्यारे बच्चों, अब मैं ये सेकेंड टर्म निकालने जा रहा हूँ, 1/r इंटू डेल यू बाई डेल थीटा। 1/r को रिपीट करो, डेल बाय डेल थीटा रिपीट करो, u की वैल्यू ब्रैकेट में रखो। प्यारे बच्चों, ये पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है। जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो r को कांस्टेंट मान लेते हैं। गॉट इट। यहाँ पे r को मान लेंगे कांस्टेंट। इज इट। 2p1 p2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट को निकाल लिया बाहर, निकाल लिया, देखो, और 1/r में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ r पावर 4 हो गया। डेल बाय डेल थीटा ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा। तब जो ddx ऑफ cos x का फॉर्मूला पढ़े हो, टोटल डिफरेंशियल में वही फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करो। सो ddx ऑफ cos x की वैल्यू माइनस sin x पड़ेगा, लेकिन जब x की जगह पे थीटा लिखते हो तो यहाँ भी थीटा लिखना होगा माइनस साइन थीटा। नाउ माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये समराइज हो कितना बन गया, से इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, बच्चों इक्वेशन 2 से डेल यू बाय डेल आर की वैल्यू यहाँ से उठा लो। इक्वेशन 3 से 1/r इंटू डेल यू बाय डेल थीटा की ये वैल्यू उठा लो, और ये दोनों वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में यहाँ पे लाके पुट कर डालो। कहते हैं इसमें यूनिट वेक्टर को डिस्टर्ब नहीं करते। वेक्टर एक्सप्रेशन में यूनिट वेक्टर को एज इट इज छोड़ दिया जाता है, कोएफिशिएंट की वैल्यू डिराइव करके रखी जाती है। देखो रख दिया, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड टर्म। इक्वेशन 3 से उठाया, इक्वेशन 2 से उठाया। फिर बच्चों ये जो बाहर माइनस है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे दो वेक्टर के टर्म बनेंगे, ये फर्स्ट वेक्टर हुआ, यूनिट वेक्टर के साथ ये फर्स्ट वेक्टर हुआ, और ये सेकेंड वेक्टर हुआ। इस पूरे फर्स्ट वेक्टर को सिंबल एफ आर दे दो, और इस पूरे सेकेंड वेक्टर को सिंबल एफ थीटा दे दो। कंपेयर करो, एफ आर की वैल्यू इतनी आएगी। अरे बच्चों, वेक्टर अलजेब्रा का रूल पढ़ाया हूँ कि अगर दो वेक्टर इक्वल लिखे गए हैं और राइट साइड में वेक्टर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव स्केलर है, तो ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं। इट मीन्स व्हाट, if r vector will be anti-parallel to r cap, तो if r vector r का अपोजिट होगा, डायग्राम में दिखा दूंगा। इस पूरे को एफ थीटा लिखे हो, जरा इसको एफ थीटा से कंपेयर करो। ये कोएफिशिएंट नेगेटिव स्केलर है, ये दोनों वेक्टर फिर से अपोजिट होंगे, लिख डाला। एफ थीटा वेक्टर एंटी पैरेलल टू थीटा का। लेकिन बच्चों एक्चुअली क्या हुआ है, इन दोनों का रिजल्टेंट नेट फोर्स होगा, डिनोटेड बाय एफ सी।
तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ यूज होगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो मैं आसानी से लिख लूँगा। पैरेललोग्राम लॉ यूज करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो ज़रा इसको समझने के लिए डायग्राम पे आ जाओ। एक्सप्रेशन तो डिराइव करवा दिया, डायग्राम पे आ जाओ। लुक के फॉर वेक्टर अपोजिट टू आर कैप, आर कैप आउटवर्ड है तो फॉर वेक्टर इनवर्ड होगा, shown by orange color. Then f theta vector is opposite to e theta cap. e theta cap inclined upward है तो ये जो f theta होगा inclined downward होगा, जस्ट अपोजिट। प्यारे बच्चों ये एंगल हमेशा 90 होता है, ते भी एंगल 90 होगा। पैरेललोग्राम लॉ में ये दोनों कंपोनेंट कहलाएंगे, ये रेडियल कंपोनेंट हुआ, ये एंगुलर कंपोनेंट हुआ, और ये पैरेललोग्राम पूरा किया। ये जो डायगोनल होगा बच्चों, ये दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट होगा, डिनोटेड बाय एफ सी। नाउ से दिस इज 5। तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करके इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूँ। एंड एंगल बिटवीन टू कंपोनेंट इज 90। तो बच्चों जब दो कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 होता है, पैरेललोग्राम लॉ में तीसरा टर्म 0 हो जाता है। टैप्सी का मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम लॉ से देखो। मॉडुलस ऑफ एफ सी इक्वल्स मॉडुलस ऑफ एफ आर स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एफ थीटा स्क्वायर। इसमें तीसरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे। ऊपर जो लिखवा हूँ एक्सप्रेशन मॉडुलस ऑफ एफ आर इतना आएगा, क्योंकि यार कैप का मॉड 1 होगा, माइनस साइन छोड़ दो। एफ थीटा का मॉड इतना आएगा, ई थीटा कैप का मॉड 1 होगा, माइनस साइन छोड़ दो। अब इन दोनों से कुछ कॉमन आएगा रूट के बाहर, ध्यान से देखो समझ में आएगा कि रूट के बाहर आ जाएगा। जब इसको कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ बचेगा 3 cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर। बच्चों इसको स्क्वायर करोगे 9 cos स्क्वायर थीटा आएगा। 9 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा इसके साथ ले लो तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 8 cos स्क्वायर थीटा बचा रहेगा। तो फाइनली आएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 p2 अपॉन r पावर 4 अंडर रूट 1 प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा। सो प्यारे बच्चों ऊपर जो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था उसका डेरिवेशन मैंने पोलर कोऑर्डिनेट और पार्शियल डिफरेंशिएशन से करके दिखाया। अब ये डेरिवेशन अगर आप ज्योमेट्रिकल मेथड से करना चाहोगे ये बहुत लेंदी होएगा, बहुत इरिटेशन होगा। तो थोड़ी सी एडवांस मैथ सीख लेने से फिजिक्स को समझना बड़ा इजी हो जाता है। तो देखो मैंने आसानी से डिराइव कर दिया तुम्हारे इस फोर्स का फॉर्मूला। अब tan फाई की वैल्यू निकालना सीखो। tan फाई कैसे निकलेगा? डायग्राम देखो, इसको मैं फाई दिखाया हूँ, ये एंगल 90 होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर tan फाई लिया जाए तो होता है हाइट अपॉन बेस। बच्चों इस ट्रायंगल की हाइट कितनी आएगी? इक्वल टू मॉड ऑफ एफ थीटा, और बेस कितना आएगा? मॉड ऑफ एफ आर। सो tan फाई इक्वल्स मॉड ऑफ एफ थीटा अपॉन मॉड ऑफ एफ आर। यही मैं वहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। tan फाई इक्वल्स मॉड ऑफ एफ थीटा अपॉन मॉड ऑफ एफ आर।
ऊपर आपको स्टेटमेंट में दिखाया हूँ कि क्वांटिटी मॉड ऑफ एफ थीटा होगी, ये मॉड ऑफ एफ आर होगा, बहुत कुछ कैंसिल आउट होगा और बचेगा 1/3 tan थीटा। फिर tan इनवर्स ले लो, तो tan इनवर्स लेने पर फाई की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1/3 tan थीटा। हेंस प्रूफ। तो आपने देखा मैंने जो एंगल फाई है वो भी निकाल दिया। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, the force applied on the first dipole by the second dipole must be equal to minus fc। सीधे वो फिगर ये समझा चुका हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज मैं यहीं तक डिराइव किया हूँ। अभी मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशन है, लाइक इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी और इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन टू side dipoles for end on और एक्सियल पोजीशन। इसके बाद आएगा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो कुछ और भी डेरिवेशंस अभी बाकी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में कराने वाला हूँ, और ये यूनिक टाइप की चीज़ें हैं जो आपको हर बुक में नहीं मिलेगा। इवन मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप रेस्निक हॉलिडे वॉकर की बुक में देखोगे या डॉक्टर एस सी वर्मा में देखोगे तो वहाँ भी नहीं मिलेगा। जितनी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ आपको वो टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, इसमें आलतू फालतू कुछ नहीं है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो पिछले 40-50 सालों में IIT जेई एडवांस, जेई मेन और नीट यूजी या ऑल इंडिया पीएमटी में पूछा हुआ है। मतलब 50 साल का पेपर रख लो कि सारे फार्मूले सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिख जाएंगी। लेकिन आप बाज़ार में जो किताबें अवेलेबल है सिंगल बुक में ये सब कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता आप में से कुछ लोग डीसी पांडे फॉलो करते होंगे। मेरी एक बुक में जितने डेरिवेशंस जितने कॉन्सेप्ट हैं वो ना तो डीसी पांडे में एक साथ मिलेगा, नहीं डॉक्टर एस सी वर्मा की बुक में एक साथ मिलेगा, ना ही रेसनिक में मिलेगा, ना ही एनसीईआरटी मिलेगा। मैंने 30 साल फिजिक्स को दिए हैं पढ़ाने में, सीखने और सिखाने में। हमने 40-50 किताबें पढ़ रखी हैं और हर जगह से कॉन्सेप्ट उठा उठा के मैंने कंपाइल किया है, प्रैक्टिस किया है, रिफाइन किया है, मॉडिफाई किया है, सिंप्लीफाई किया है, और अपनी लैंग्वेज में मैं आपको बुक के फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ। ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। मे भी कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करते होंगे, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, लाइफ बना चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, वो मुझे जानते हैं। आप में से जो नए लोग हैं हो सकता है वो इन सब बातों को मजाक समझते होंगे। धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि मैं आपको कितना सही चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो अगले एपिसोड में मैं बाकी के डेरिवेशंस आपको सिखाने वाला हूँ। और आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। मेरे साथ पेशेंस के साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड डे एंड सी यू अगेन